गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी में चैप्टर 6 स्फीति में बारिश नामक पाठ के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ स्फीति को घेरे थीं उत्तर दिशा से, उन्हें बारालाचा की श्रेणियाँ कहा जाता है और उनकी दर्रे की जो ऊंचाई है वह 16,221 से लेकर 16,500 फीट तक मानी जाती है। और इसकी दो चोटियां हैं, ठीक है ना। इनकी ऊंचाई लगभग 21,000 फीट से अधिक है। और वहाँ दक्षिण में जो श्रेणी है उसको माने श्रेणी कहा जाता है, यानी उसका नाम जो है वह माने श्रेणी है। इसका अर्थ है कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। बौद्ध धर्म में एक मंत्र है जिसको माने मंत्र कहते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ गायत्री मंत्र है, दुर्गा मंत्र है, हनुमान मंत्र है, ठीक है ना, राम मंत्र है, शंकर मंत्र है। उसी तरह से बौद्धों में भी एक माने मंत्र है। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि कहीं इस श्रेणी का नाम भी उसी बौद्ध धर्म के मंत्र के नाम पर ही तो माने श्रेणी नहीं पड़ गया है। और वह मंत्र जो है वह है ओम मणि पद्मे हुम। इनका बीज मंत्र है, इसका बड़ा महात्म्य है। यानी बौद्ध धर्म में ओम मणि पद्मे हुम इस बीज मंत्र का अत्यधिक महत्व है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। इसी ओम मणि पद्मे हुम को ही संक्षेप में माने कहा जाता है। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है। इसीलिए लेखक कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बौद्ध धर्म के इस ओम मणि पद्मे हुम मंत्र के आधार पर ही इसका नाम भी तो माने श्रेणी ही नहीं रख दिया गया। अगर नहीं है तो करने जैसा है। और यदि इसका नाम इस आधार पर माने श्रेणी नहीं पड़ा है तो हम इस आधार पर इसका नाम माने श्रेणी रख सकते हैं। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। लेखक कहता है कि वहाँ इतने बौद्ध भिक्षु रहते थे और वहाँ उन श्रेणियों पर रह करके माने मंत्र का इतना जाप किया गया है कि अगर उस श्रेणी को इस मंत्र के नाम पर ही माने श्रेणी नाम दे दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि अच्छा है। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। इंपीरियल गजेटियर जो कि एक पत्रिका है, उसमें माने श्रेणी की ऊंचाई को 1,646 फीट दर्शाया गया है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, यानी माने श्रेणी की किसी एक चोटी की ऊंचाई लगभग इतना है। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी, क्योंकि पर्वतों में कई श्रेणियां होती हैं, तो कुछ छोटी भी होती हैं और कुछ बड़ी भी होती हैं, उससे अधिक ऊंची होती हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि यह पूरी माने श्रेणी की ऊंचाई नहीं होगी, क्योंकि वह एक हो ही नहीं सकती है। इसमें जो छोटी छोटी चोटियाँ हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। यानी माने पर्वत की जो छोटी चोटियाँ हैं वे भी 17,000 फीट से अधिक ऊँची हैं। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं और यहाँ के कई गांव जो हैं वो समुद्र तल से, अगर उनकी ऊंचाई देखी जाए तो समुद्र तल से 13,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर भी बसे हुए हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और एक या दो गांव जो हैं वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी बसे हुए हैं। यह मध्य हिमालय है, इसमें स्फीति स्थित है। इसी को मध्य हिमालय कहा जाता है और स्फीति यहीं पर स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है और इसके उस तरफ और आगे हमको बाह्य हिमालय दिखाई देता है। इसकी एक चोटी 23,046 फीट ऊंची बताई जाती है। यानी बाह्य हिमालय की ऊंचाई जो है, एक चोटी की ऊंचाई वो 23,064 फीट ऊंची मानी गई है। इसमें कई चोटियाँ 20,000 फीट से अधिक ऊंची हैं। यानी एक चोटी तो 23,064 फीट है, लेकिन कई चोटियों की ऊंचाई 20,000 फीट से अधिक है। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। यहाँ कब कह रहा है कि मैं इन पर्वतों की चोटियों की ऊंचाई नापने के चक्कर में नहीं हूँ और न इनमें कौन कितनी अधिक ऊंची है इस होड़ के चक्कर में हूँ, अर्थात इस प्रतियोगिता के चक्कर में भी मैं नहीं हूँ। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। एक बार जो कर लिया वही पर्याप्त है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है, क्योंकि यदि हम इन पर्वतों की ऊंचाइयाँ
देखना चाहेंगे, उनका अनुमान लगाना चाहेंगे, नापना चाहेंगे, तो हमारे मृत्यु के समान ही होगी। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान होती है, लेकिन कभी कभी उन चोटियों की ऊंचाइयों का मान मर्दन करना, यानी जैसे होता ना कि वो गर्व से सिर उठाए हुए चोटी खड़ी है कि मैं तो इतनी ऊंची हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ पुरुष और महिला उन चोटियों पर चढ़ जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि एवरेस्ट पर अक्सर लोग एवरेस्ट की चोटी पर लोग अक्सर चढ़ते रहते हैं। तो ये हुआ, जब मानव उनकी चोटी पर पहुंच जाता है तो वही उनका मान मर्दन कहलाता है कि चोटियों का गर्व जो था वहीं चूर हो गया। तो ये मानव या उस महिला या पुरुष के लिए उसके गर्व की बात होती है, शान की बात होती है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं। लेखक यह कल्पना कर रहा है कि मेरी यह इच्छा है कि मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों से जो भी युवक और युवतियाँ हैं वे इन पर्वतीय स्थलों पर आएँ और तो पहले अपने अहंकार को गलाएं, अर्थात यदि उनके अंदर कोई अहंकार की भावना है तो उसको नष्ट करें और फिर इन चोटियों पर पदार्पण करके इन चोटियों के अहंकार को भी नष्ट करें। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है, और युवा अवस्था के अपने उस साहस का और प्रसन्नता का अनुभव करें जो केवल युवा अवस्था में ही मिल सकता है। अहंकार का ही मामला नहीं है, ये माने कि चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। लेखक कह रहा है कि यहाँ केवल उन चोटियों के अहंकार को दूर करना या नष्ट करने की ही बात नहीं है। ये पर्वत चोटियाँ जो हैं वो बूढ़े लामाओं, यानी जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, उनके यहाँ निवास करने से और माने मंत्र के जाप करने से ये चोटियाँ उदास हो गई हैं। युवक युवतियाँ किलोल करें तो यह भी हर्षित हों। अगर पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों से युवक युवतियाँ आएँ और यहाँ किलोलें करें, अर्थात प्रसन्नतापूर्वक निवास करें और अपने निवास करके अपनी वंशवृद्धि करें, तो शायद ये चोटियाँ भी प्रसन्न हो जाएं जो कि बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो चुकी हैं। अभी तो इन पर स्फीति का आर्तनाद जमा हुआ है। लेखक कहता है इन चोटियों पर तो अभी स्फीति के लोगों का कष्ट ही जमा हुआ है। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले। जब युवा आएंगे और यहाँ अपनी किलोलें करेंगे, प्रेम क्रीड़ा करेंगे, तो उनके इस अट्टहास की गर्मी से ये माने की चोटियों पर जमी हुई बर्फ़ जो है वह कुछ तो पिघलेगी। यह एक युवा निमंत्रण है। लेखक कहता है यह युवाओं के लिए मेरी तरफ से एक निमंत्रण है कि युवाओं को यहाँ पर आना चाहिए। फिर कह रहा है लाहुल की तरह ही स्फीत में भी दो ही ऋतुएं होती हैं। लेखक, ये तो लाहुल की बात थी। लेखक कह रहा है कि लाहुल के समान ही स्फीत में ही केवल 2 ऋतु होती है। कहीं मैंने खड ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। लेखक कह रहा है कि मैंने पीछे अगर कहीं खड ऋतुओं 6 ऋतुओं का वर्णन किया होगा तो वो शायद मैंने किसी उदाहरण के तौर पर किया होगा, यानी अभ्यास का दोष है, उसे ध्यान में ना रखा जाए। यहाँ जून से सितंबर तक एक ही अल्पकालिक वसंत ऋतु होती है। लेखक कहता है कि यहाँ स्फीति में जून से सितंबर तक केवल वसंत ऋतु होती है, शेष वर्ष शीत ऋतु रहती है और इसके अतिरिक्त जो भी समय होता है वह शीत ऋतु का होता है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यानी अगर वहाँ के हम तापमान की बात करें तो जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और जनवरी में शीत ऋतु में जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। लेकिन लेखक कहता है कि अगर हम औसत की बात करते हैं, औसत तापमान की, तो उससे भी कुछ निश्चित नहीं किया जा सकता है। हम इतना देखते हैं कि वसंत ऋतु में वहाँ के दिन जो होते हैं वो गर्म होते हैं लेकिन रातें ठंडी ही होती हैं। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है। और जब ये वसंत की बात है तो शीत ऋतु में कैसा रहता होगा मौसम, आप इसकी कल्पना स्वतः कर सकते हैं। कभी रहकर देखा जा सकता है अथवा हाँ लाहौल और स्फीत में कभी रुक करके उसका अनुमान भी किया जा सकता है।
स्फीत में बसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। लेखक कह रहा है कि स्फीत में लाहुल से भी कम दिन का वसंत ऋतु होती है, क्योंकि लाहुल और भी अधिक बर्फ़ से युक्त एरिया है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है। लेखक कह रहा है स्फीत में बसंत ऋतु में भी फूल नहीं खिलते, जबकि स्फीत में वसंत ऋतु में फूल खिल जाते हैं। यानी लाहुल में बसंत में फूल खिल जाते हैं, लेकिन स्फीत में वहाँ फूल भी नहीं खिलते हैं बसंत ऋतु में भी, और ना कभी हरियाली होती है, ना वहाँ गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ़ पड़ने लगती है, और दिसंबर से ही पूरी स्फीत की घाटियों में बर्फ़ जमा होने लगती है। अप्रैल मई तक रहती है, जो बर्फ़ अप्रैल मई तक जमी रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा होती है। स्फीत में लाहुल की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती हैं। लेखक कह रहा है कितनी ठंडी होती है कि नदी नाले जम जाते हैं और तेज़ हवा चलने लगती है। मुंह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे सूल की तरह चुभती है। और वो ठंडी हवा जो है, अगर हमारे शरीर का कोई अंग खुला होता है तो वह उसमें सुई की तरह चुभती है, कांटे की तरह प्रतीत होती है चुभती हुई। स्फीत में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। यानी अगर वर्षा की बात करते हैं, लेखक कह रहा है, तो लाहुल में अधिक वर्षा होती है और स्फीत में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच से परे है, अर्थात मध्य हिमालय में मानसून की पहुंच नहीं है। यहाँ बरखा बहार नहीं, अर्थात यहाँ वर्षा ऋतु नहीं होती है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। लेखक कह रहा है कि जिस तरह से कालिदास ने अपने ऋतु संहार नामक रचना में 6 ऋतुओं का वर्णन किया है, ठीक उसी तरह से अगर हम देखें तो जैसे इसका नाम है ऋतु संहार, ऋतुओं का संहार कर देना, अर्थात ऋतुओं को नष्ट कर देना। तो अगर हम यहाँ की बात करते हैं स्फीत की, तो लेखक कह रहा है कि कालिदास को यहाँ तो ऋतुओं का संहार करना ही पड़ेगा, अर्थात उन्हें यहाँ ये ऋतुएं नहीं मिलेंगी। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है? यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। लेखक कह रहा है कि कालिदास ने अपने ऋतु संहार में जिस तरह से वर्षा के वर्णन की सुंदरता, ठाठ माने उसकी व्यवस्था, सुंदरता का वर्णन किया है, यह वर्षा वर्णन उनके इस प्रकार हैं, निम्न प्रकार हैं। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम पुनः इसके अगले भाग को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। यदि इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके मित्र भी इस वीडियो से लाभ ले सकें, उनके भी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। ओके, थैंक यू।